Hello and welcome back in our day 13 session. So 12th class, ready for board exams? Ready for preparations? मगर सबसे पहले जाइए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और प्लीज लाइक द वीडियोस इफ यू जेन्युइनली लाइक इट एंड डू टेल अदर्स फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियोस. चलिए, आज डे 13 के सेशन में मैं क्या कराने वाली हूं उससे पहले आपको एक छोटी सी अपनी पर्सनल बात शेयर करती हूं. आप जानते हैं, जब से मैं बड़ी हुई हूं तब से मैंने अपने दादाजी पापा से एक ही बात सुनी है कि बुद्धिमान वही है जो अपनी जिंदगी खुली किताब ना बना दे. बुद्धिमान वही है जो अपनी जिंदगी किसी के सामने खुली किताब ना बना दे. Which means you must be thinking that why I am talking about all this, because the chapter for today is The Interview by Christopher Sylvester. What does an interview do? Interview, जो लेने वाला इंटरव्यू है या जो देता है इंटरव्यू, वो अपने आप को किताब की तरह खोल देता है ताकि दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए. तो ये चैप्टर भी उसी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं. आई होप यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल स्केच आउट देयर. सो इट इज अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इंटरव्यू, उसके फायदे, उसके नुकसान, व्हाट एक्चुअली पीपल थिंक. लोगों का क्या मानना है. जब से ये जर्नलिज्म में इतना फेमस हुआ तब से लेकर आज तक इंटरव्यू एक कॉमन नाम बन गया है, बट उसके आउटकम क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे. मल्टीपल व्यूज ऑफ पीपल. सो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट दीज टू थिंग्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एन इंटरव्यू विद अ स्कॉलरली सेलिब्रिटी अम्बर्टो एको. ये कहानी, this is written by Christopher Sylvester and this is an excerpt. ये एक छोटा सा हिस्सा है किससे लिया गया, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से. अम्बर्टो इको की पर्सनालिटी, उसके इंटरेस्ट और उसके स्कॉलरली वर्क, इन सब के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डाली गई है सेकंड पार्ट में. बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में इंटरव्यू के बारे में. So without further delay, let's start the chapter, The Interview by Christopher Sylvester. Let's start with the first part of the chapter, The Interview. The writer says, since its invention a little over 130 years. Writer कहते हैं कि इंटरव्यू एक इतिहास में इंटरव्यू का जन्म 130 साल पहले हुआ और जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक जर्नलिज्म के लिए एक कॉमन नाम बन गया है इंटरव्यू. आज हर कोई जो पढ़ा लिखा है उसने किसी ना किसी टाइम पर किसी ना किसी सेलिब्रिटी का, किसी भी इंसान का इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा. और कितने सारे सेलिब्रिटीज तो कितनी सालों से कितनी बार इंटरव्यूज दे चुके हैं, दैट टू रिपीटेडली. और जब से ये एक वेव शुरू हुई है ऑनलाइन की, या आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे लोग जो कि अनसंग हीरोज थे, जो छुपे थे, अब उनके इंटरव्यूज लोग लेते हैं और कितना कुछ उनसे अच्छा पता भी चलता है. सो वी कैन से दैट देयर आर पॉजिटिव साइड एज वेल एज द नेगेटिव साइड. सो कह रहे हैं कि इंटरव्यू के अपने अपने तरीके हैं. सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज का अपना अलग मकसद है. जॉब इंटरव्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट. एक पॉलिटिशियन के लिए से जो इंटरव्यू लिया जाता है दैट इज डिफरेंट. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. तो हर इंटरव्यू का तरीका अलग है, उसके काम करने के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, उसके फायदे अलग हैं. सो इट कीप्स चेंजिंग. अब हर इंटरव्यू तो सेम नहीं हो सकता और हर इंटरव्यू के आउटकम भी सेम नहीं हो सकते. कई लोग तो कहते हैं इंटरव्यू सबसे बेहतर तरीका है सच्चाई निकालने का. ये कला है. ऑफ कोर्स एक कला है चिल्ड्रन. आप में वो कला होनी चाहिए, सामने बैठे इंसान से इस तरह से क्वेश्चन करें कि वो दूसरा इंसान आपके सवालों के जवाब एकदम सच्चाई से दे और ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी खोलकर रख दे.
और कुछ सेलिब्रिटीज का मानना यह है कि इंटरव्यू देने से वो जख्मी हो जाते हैं। वो नफरत करते हैं इंटरव्यू से, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनकी पर्सनल लाइफ में एक अनचाही एंट्री है जो वो नहीं चाहते। शायद जब उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है तो उन्हीं की पर्सनालिटी का एक हिस्सा कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे पहले माना जाता था कि बिना किसी की कंसेंट के किसी की पिक्चर लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग कर देना। व्हाई आर वी एंटरिंग इनटू सम पर्सनल स्पेस जब वो नहीं चाहता। वीएस नायपॉल जी ये मानते हैं कि इंटरव्यू जख्मी कर देता है। ऑफ कोर्स कुछ आपसे ऐसा पूछा जो आप नहीं बताना चाहते थे या आप भूल जाना चाहते थे, बट देन व्हेन द पर्सन आस्क्ड यू, यू अगेन वेंट इनटू दोस पेज एंड यू स्टार्टेड रिवर्टिंग बैक इनटू दोस पेजेस ऑफ हिस्ट्री, और वो कष्ट, वो दर्द शायद वापस आ गया। तो कह रहा है वो जख्मी कर देता है और ऐसा लगता है आपने अपने आप के एक हिस्से को खो दिया। लुइस कैरल जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, उनका मानना है, और वो तो कहते हैं मुझे तो इंटरव्यूअर से डर लगता है, शायद इसीलिए मैंने कभी इंटरव्यू देने की इजाजत ही नहीं दी। आई एम अफ्रेड दैट्स व्हाट ही सेज। मतलब अलग लोग, अलग अलग पर्सनैलिटीज और अलग अलग सोच इंटरव्यूज के बारे में। कहता है मुझे तो इतना डर लगता है कि मैं अपने जान पहचान वालों को या अपने नोन को भी इंटरव्यू नहीं देता। और इसीलिए वो क्या करते हैं, सी यू विल हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ टू योर पीपल हु लव यू, योर फैन फॉलोइंग। सो वो क्या करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज को लोगों को पहुंचाने तक के लिए और अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वेयर इन वट एवर यू वॉन्ट that people should know about you, they will tell you about it. There are various ways of telling others. तो कह रहे हैं कि और तरीके से वो अपने फैंस को, अपने जानने वालों को, अपने शुभ चिंतकों को एम्यूज करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग तो और भी ज्यादा नफरतजनक एटीट्यूड दिखाते हैं इंटरव्यूअर की तरफ। उनकी वाइफ कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 को उनका दिन 2 रिपोर्टर्स ने खराब कर दिया था, और वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि उन्होंने उस दिन बताया कि मैं क्यों इंटरव्यू लेने या देने से इनकार करती हूं। वाई आई डोंट लाइक टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज ये अनैतिक है, ये क्रिमिनल जैसा काम है। आप किसी को मार रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, वैसे ही आप किसी और को बार बार उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने पे मजबूर कर रहे हैं, उसके दर्द को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है। जैसे क्रिमिनल को सजा मिलती है क्योंकि वो अटैक कर रहा है, तो इंटरव्यूअर भी किसी की पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट बनती है। दैट्स व्हाट शी बिलीव्स। ये एक डरपोक का काम है और यूजलेस है। कोई इज्जतदार आदमी ना इंटरव्यू देना चाहता है ना इंटरव्यू लेना चाहता है। इतनी बातों सुनने और करने के बावजूद भी रुडयार्ड किपलिंग जो है, खुद उन्होंने अटैक किया, मींस इंटरव्यू लिया। किसका? मार्क ट्वेन का। और ओनली कुछ सालों पहले H.G. वेल्स एक इंटरव्यू में कहते हैं 1894 में कि इंटरव्यू तो जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट है। आप देखते होंगे इतने सारे लोग जब इंटरव्यू देते हैं या कुछ कमेंट करते हैं या कोई भी चीज वो बोल देते हैं तो उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ पीपल, व्हाई डिड यू से सो, ऐसा क्यों बोला। अब जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंसान के मुंह से निकलेगा ना, बट देन वो he or she has to stand in front of the people and face the critical eyes of people। तो वो यही कहते हैं कि ये मुश्किल टेस्ट है, और तब भी वो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देते आए हैं और उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया है। अब एक और जेंटलमैन, एक और पर्सनालिटी है सॉल बेलोज, और वो जिन्होंने कई ओकेजन्स ऐसे हैं जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो खुद क्या कहते हैं, इंटरव्यू तो दम घोटने वाला, आत्महत्या करने वाला है, क्या मेरी सारी बातें पब्लिक कर जा। और इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने के बावजूद इंटरव्यू, आप सब जानते हैं, एक बेस्ट मीडियम है कम्युनिकेट करने का, इंफॉर्मेशन बताने का। एक इंसान के सवाल पूछने से हजारों लाखों लोग उस इंसान के बारे में जान जाते हैं। और आप अपने कंटेम्पररीज क्या होते हैं, द पीपल वर्किंग इन द सेम टाइम, मे बी you may call them a competitor as well, so you will get to know about that।
I am an interviewer, I am asking you question, you are giving me the answer, but lot of people, in fact, hundreds, thousands and millions of people are watching and they will get to know about your personal life. तो वो कहता है कि सिर्फ एक इंसान के क्वेश्चन पूछने से ही कितने सारे लोगों को पता चल जाता है। इसीलिए एक इंटरव्यू लेने वाला कोई भी मान लेते हैं, कोई भी है, उसके पास ऐसी पावर है जिसे कोई हरा नहीं सकता। वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन बिकॉज ही कैन आस्क यू एनीथिंग एंड यू हैव टू आंसर। That was the first part, my lovely children. Let's move on. Let's move to the second part. As I told you, second part is about an interview with a celebrity scholar. एक academician, एक scholar, एक great personality Umberto Eco, उनका इंटरव्यू है और मुकुंद जी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मतलब इट इज एन एक्सर्प्ट, ये भी एक छोटा सा हिस्सा है एक इंटरव्यू का। किसके इंटरव्यू का? Umberto Eco का, जो कि बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे भी लिख चुके हैं और नॉवेल भी लिखी है। सो अम्बर्टो बड़ा डाउटफुल है कि कोई एक इंसान हर तरीके के जॉनरे, हर तरीके की चीजों को कैसे लिख सकता है। या तो इंसान गुस्से वाला होता है या फिर खुशनुमा होता है, बट हाउ कम योर वर्क डील्स विद and you've written both the type of work, and that's what he's questioning him about. So let's move on to the second part. I am a professor who writes novels on Sundays. Now ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है अम्बर्टो इको का। इंटरव्यूअर है मुकुंद पद्मनाभन, हिंदू न्यूज़पेपर के। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी इन बोलोग्ना इन इटली, और वो बहुत ही इज्जतदार माननीय स्कॉलर्स में से माने जाते हैं जिन्होंने सेमियोटिक्स जैसे डिफिकल्ट, साइन लैंग्वेजेस जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे लिखा। उन्होंने एस्थेटिक्स मीन्स, व्हाट डू यू गैदर बाय द वर्ड एस्थेटिक्स? यस, टेल मी। नेचर। यस, नेचर मतलब बहुत ही टफ सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है अपने काम में। फिक्शनल राइटिंग्स भी लिखी हैं, एसेस, बच्चों की किताबें भी। मतलब एक तरफ जो बैलेंस है वो ऊपर है टफ चीजों का, और दूसरी तरफ और भी ऊपर चिल्ड्रन की, बच्चों की बुक। और आप जानते हैं ना, बच्चों के नजरिए से किताब लिखी गई होगी, और तो सोचिए कि उनकी पर्सनैलिटीज के दोनों हिस्से। एंड उनकी एक नॉवल स्पेक्टेक्युलरली फेमस हुई, द नेम ऑफ रोज। 10 मिलियन ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बिकी। क्या है ये? कोई भी शॉक रह जाएगा, कंफ्यूज रह जाएगा, और वही पूछ रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद कहते हैं, इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिशियन डेविड लॉज ने एक बार मुझसे पूछा था, और मुझे आपसे मौका मिला इंटरव्यू लेने का, तो मैं पूछ रहा हूं कि आप इतने सारे काम कैसे कर पाते हैं? तो अम्बर्टो कहता, हो सकता है आप लोगों को लगता हो, आपके दिमाग में ये इंप्रेशन हो कि मैं बहुत काम करता हूं, बट आई बिलीव दैट मेरे लिए ये काम सेम है। चाहे मैं टफ सब्जेक्ट लिखूं, इजी लिखूं, जब मेरा कॉन्सेप्ट सेम है तो मेरे लिए तो काम सेम है। मुकुंद कहता है, मैं समझा नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? अम्बर्टो कहते हैं, चलिए थोड़ा मुश्किल है समझाना, बट समझाता हूं। एक्चुअली जो मेरी फिलॉसफी है हर काम के पीछे वो सेम है। मेरी चाहे बुक्स एकेडमिक्स की हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, टफ एसेज हो, जो भी हो, मेरी फिलॉसफी है नॉन वायलेंस और पीस। खत्म। मैं उसी एथिक्स, उसी वर्चूज, उसी नैतिकता के साथ काम करता हूं। चाहे मैं ये काम करूं, वो काम करूं, तो मेरे लिए तो सेम है। और एक और सच बताऊं, मेरा एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट जो मैं अनफोल्ड करने जा रहा हूं, अक्सर लोग अपने समय कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, मगर वो अपने टाइम में भी इतना समय वेस्ट करते हैं जिसका उन्हें एहसास नहीं होता। तो वो हमें बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। कहते हैं कि अगर ये यूनिवर्स है, उससे खाली जगह हटा दी जाए, तो आप जानते हैं कि भरी हुई या ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी होगी? सिर्फ मुट्ठी जितनी। ठीक उसी तरह हम सोचते हैं वी आर वेरी बिजी, बट उस टाइम के बीच में द टाइम एक्चुअली इज बीइंग वेस्टेड, वी डू नॉट कैलकुलेट इट, एंड वी बिलीव एंड वी स्टार्ट थिंकिंग, ओ आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। सिमिलरली जिंदगी में भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, और उस एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने यहां क्या जस्टिफाई किया गया कि इंटरस्टिसेस दैट ब्रेक्स। कह रहा है, इमेजिन कीजिए आपने कहा आप मेरे घर आ रहे हैं, आप एलिवेटर में हैं, और जब तक आप ऊपर आ रहे हैं तो नॉर्मल इंसान आपका वेट करेगा, बट मैंने एक आर्टिकल लिख डाला
And that's the empty space. Generally a layman, एक कॉमन इंसान उस टाइम को वेस्ट करता है, बट मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूं और मैंने आर्टिकल लिख दिया। मुकुंद कहते हैं सर जो आप कह रहे हैं हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता। एक बात बताइए, आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग में भी फिक्शन तो माना, चलो इंटरेस्ट बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, मगर जो आपकी नॉन फिक्शनल बहुत सीरियस वर्क है उसमें भी एक मजा है, उसमें भी एक अपनापन है, एक बांधने वाली पावर है। क्या जानबूझ के करते हैं क्या? नॉर्मली हम मैथ्स की बुक देखते हैं, हम कौन सी बुक पसंद करते हैं? वो बुक जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे रियल चीजों से उसको कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें उससे कनेक्शन फील होता है, हमें लगता है ये अच्छा है क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल दे दे के प्रूव कर रहा है, तो ये चीज हमारे इंटरेस्ट की है, इनफैक्ट हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनरली जो एकेडमिक बुक होती है ना वो बड़ी बोरिंग होती है, इनवेरिएबली माने लगभग हमेशा के लिए बड़ी डीपर्सनलाइज सी होती है, लगता ही नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बोरिंग से लगती है। इसीलिए तो आप ट्रेन में जा रहे हैं। एक बात बताइए, तो आप में से कौन है जो कहेगा कि चलिए फिजिक्स की बुक या इकोनॉमिक्स की बुक या केमिस्ट्री की बुक ले लेता हूं, आज ट्रेन का सफर है 2 दिन का, खत्म कर देता हूं। सबके बल्ब जग गए। हाँ क्या बोल रही है मैम? तो ठीक इसी तरह बट नॉवल खरीद लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, कॉमिक बुक पढ़ लेते हैं। क्यों? ड्राई नहीं है, बोरिंग नहीं है। वही वो पूछ रहा है कि आप ये कैसे करते हैं, क्या आपने जानबूझ के ये इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई है क्या, ताकि लोग आपकी बुक्स को ले और नेचुरली उससे अट्रैक्ट हो? अम्बर्टो कहता है इसका भी कारण है। जब मैं अपने डेजर्टेशन क्या होता है बेटा, डॉक्टोरल डेजर्टेशन का मतलब होता है लॉन्ग एसेज। जब किसी डिग्री डिप्लोमा के लिए आप लॉन्ग एसेज जैसे पीएचडी वैसे लेने के लिए जाते हैं, तो कह रहा है जब मैं वहां गया मेरे प्रोफेसर्स ने मेरा स्कॉलरली वर्क देखा, दे अप्रिशिएटेड मी बिकॉज मैंने उन्हें सब कुछ समझाया, मैंने अपने ट्रायल एरर सब बताए, और तब उन्होंने कहा दैट दिस इज द वे अ वर्क शुड बी डन। बिकॉज लोग आते हैं हमारे पास, जो और लोग आते होंगे दैट्स व्हाट, वो एक फॉल्स हाइपोथेसिस, एक झूठी गणना के साथ आते हैं, हम उन्हें करेक्ट करते हैं और वो उन्हें पब्लिश कर देते हैं। बट आप थोड़े अलग हैं, क्योंकि आपने रिसर्च की होगी, आपने मेहनत की है, तो आपको पता है इफ्स और बट्स कहां हैं, कौन सी ऊपर कौन से नीचे, आपने वो ट्रायल और एरर्स देखे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने मेरे इस काम को पब्लिश किया, रिकग्नाइज किया, और मैं समझ गया कि काम को इंटरेस्ट से, काम को एक पर्सनलाइज तरीके से, एनर्जी से और इतने कनेक्शन के साथ करना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। कहता है ये बात तब की है जब मैं 22 साल का था, और उस दिन मैं समझ गया कि कैसे लिखना चाहिए। अपने रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो कोई भी समझेगा और उस पर वर्क करेगा। जैसे कोई भी इंसान काम शुरू करता है तो शुरुआत में उससे गलतियां होती है। मैं भी पढ़ा रही हूं यहाँ पर, पहली बार यहाँ पे जैसे कोई भी, तो हो सकता है छोटी मोटी इधर उधर मिस्टेक्स हो जाए। इट डजंट मीन दैट यू कैन क्वेश्चन समबडीज इंटेग्रिटी। ठीक उसी तरह वो ये कह रहा है कि धीरे धीरे आई अंडरस्टूड दिस एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो कह रहा है इसी तरह मैंने, जब मेरा एक इंटरेस्ट एकेडमिक्स में था और मैं उसी इंटरेस्ट पे वर्क करता था, मेरी फिलॉसफी नॉन वायलेंस और पीस है, और रिसर्च करता था, तो मैंने 50 साल की उम्र में नॉवल लिखना शुरू कर दिया। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था रोलिन बार्थिस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि कहता था लोग, मैं एक एसेइस्ट हूं, मैं नॉवेलिस्ट नहीं हूं। हाँ, वो एक दिन जिंदगी में क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, मगर फ्रस्ट्रेशन में मर गया। कहता है कि मैंने तो नॉवल एक्सीडेंटली लिखना शुरू किया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल, एक दिन कुछ करने को नहीं था तो नॉवेल्स लिख डाली। फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट होने वाला इंसान हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा एंड ही वुड कम इनटू डिप्रेशन। शायद मुझे लगा कि जब मैं इतना नरेट करता हूं, रिसर्च करता हूं और इतना डिटेल में लिखता हूं, सो मेरी इस नरेशन की हैबिट नॉवेल से सेटिस्फाई हो सकती है, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स। मुकुंद कहता है चलिए आपकी नॉवेल्स की भी बात करें, तो आप इतने फेमस एकेडमिशियन से आप एक इतने स्पेक्टेक्युलर नॉवेलिस्ट बन गए, और आपकी नॉवेल का नाम है नेम ऑफ द रोज। आपने स्कॉलरली किताबें लिखी हैं करीबन 20, मगर एक नॉवल ने आपको इतना ऊंचाई पर ले गए। अम्बर्टो कहता है 20 नहीं 40 लिखी है। मुकुंद कहता है हाँ, और ओवर 40, और उनमें से एक है सेमिनल पीस, मींस फेमस वर्क है साइन लैंग्वेजेस पर। अम्बर्टो, मगर फिर भी लोगों से पूछो अम्बर्टो को जानते हो, तो कहते हैं हाँ वो नॉवेलिस्ट नेम ऑफ द रोज का। अम्बर्टो कहता है दुख तो होता है, कष्ट तो होता है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं, रिसर्च करता हूं, किताबें लिखने के लिए बहुत सारी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, मीटिंग्स अटेंड करता हूं, कोई फैन क्लब की मीटिंग में नहीं जाता, क्योंकि मैं नॉवेलिस्ट नहीं हूं। नॉवेलिस्ट, आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बिकॉज इट गिव्स सैटिस्फाइज माई नरेशन।
कष्ट तो होता है, बट देन आई डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, ये नहीं वो सही, पब्लिक है जो पसंद कर ले। एंड तो वो कहता है ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हंसने लगता है। कहता है कि मेरे को लगता है नॉवल ज्यादा ऑडियंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी ट्रेन का एग्जांपल दिया, हम इंटरेस्ट के लिए कि चल ये ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इस तरह बिकती गई तो नॉवेल्स एक ज्यादा बड़ी ऑडियंस को मिलती है। मुकुंद ने कहा ठीक है, नॉवल इंटरेस्ट के लिए लोग लेते हैं, टाइम पास के लिए, मगर आपकी नॉवल ही बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर है। वो एक डिटेक्टिव यान सी है, मतलब एक डेल्स माने आपकी नॉवल ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इस पे मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है बेटा? नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कैसे हुआ दुनिया का। थियोलॉजी, थियोलॉजी मीन्स रिलीजन, बिलीफ, मिडीवियल हिस्ट्री। कौन पढ़ेगा सर? फिर भी ऑडियंस पढ़ती है, इसका कोई जवाब है? अम्बर्टो कहता है मैं क्यों कंफ्यूज होऊंगा, जर्नलिस्ट पजल थे, मैंने तो ये नॉवल लिख डाली, और जब मैं गया जर्नलिस्ट के पास इसे पब्लिश कराने के लिए, पब्लिशर्स के पास, उन्हें लगा कि लोगों को कबाड़ पसंद है, और जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जल्दी कम टाइम में सब कुछ कर दें तो वो पॉपुलर हो जाएंगे। नो, इट्स लाइक ही सेड पीपल लाइक ट्रैश। ऐसा जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को लगता था, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे कितने लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने कंसिडर किया, वे किया, और चीजों को उन्होंने मुझे 10 से 15 मिलियन द नेम ऑफ द रोल्स, एंड उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर सेट की, उन्होंने लगा इतनी ही बिकेंगी किताबें, उन्होंने मुझे उसके लिए पे कर दिया। तो यू नेवर नो व्हाट एंड व्हेन हैपन्स। छोटी सी बात करते हैं, एक कम बजट की मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, और बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े पैमाने पे बनी मूवी भी फ्लॉप हो सकती है। सो यू नेवर नो व्हाट इंटरेस्ट द पब्लिक। Am I right? So that's what he says. तो वो कहता है ये इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट, उन लोगों को लगता है लोग यूजलेस चीजें, लाइट चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। कह रहा है चलो ठीक है, मैंने मान लिया अब मेरी नॉवल सक्सेसफुल है, 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी है, मगर जरा कंसिडर तो करो। आप अगर कंसिडर करो कि मेरे रीडर्स 15 मिलियन है, इन 15 मिलियन लोगों को अगर इतनी बड़ी जनता से कंपेयर करो तो ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग तो मिल सकते हैं, क्योंकि आपने 15 मिलियन फिगर देख ली तो आपको ये बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, और स्टैट्स कहते हैं दैट आई एम सक्सेसफुल, बट इतनी बड़ी दुनिया में इतना परसेंटेज तो कोई हो सकता है ना जिससे सीरियस स्टफ चाहिए हो। मैं भी बहुत सीरियस काम करता हूं, बट घर जाने के बाद 9 बजे के बाद डिनर के टाइम पर मैं भी मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखकर अपने आप को अम्यूज और एंटरटेन करता हूं। भाई, हर कोई हर वक्त सीरियस नहीं पढ़ सकता, ठीक उसी तरह हर कोई हर वक्त एंटरटेन नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी नॉवल इतनी सारी बिक गई, एंड एंजॉय इट, पीपल एंजॉय इट, दे नीड इट एंड दे रेड इट। मुकुंद कहता है क्या बताएंगे आप, आपकी इस नॉवल की सक्सेस के पीछे क्या राज है? क्या है कि ये इस टॉपिक पर है, या फिर व्हाट इज इट, या फिर वो मिडीवियल हिस्ट्री है? अम्बर्टो कहता है ये बताना पॉसिबल नहीं। जैसे ये बताना पॉसिबल नहीं है कि ये मूवी क्यों सक्सेसफुल हुई, ब्लॉकबस्टर, और वो क्यों नहीं, ठीक उसी तरह मेरी नॉवल क्यों सक्सेसफुल हुई मुझे नहीं पता। ये तो डिफिकल्ट है आंसर देना। कहती है मेरी अमेरिकन पब्लिशर फ्रेंड, उसने मेरी किताब देखी, पढ़ी, और उसने कहा अच्छी तो है बट 3000 कॉपी से ज्यादा नहीं बिक पाएगी। बट शी वॉज शॉक्ड कि जिस जगह पर वो बुक पब्लिश हुई वहां पर लोगों के इंटरेस्ट अलग थे, बट इवन देन 2 to 3 मिलियन इन यूएस, इतनी नॉवल बिक गई। सो यू कैन नॉट गिव अ कंक्रीट आइडिया कि किस रीजन पर क्या चीज कब पॉपुलर हो जाए या एकदम धुआं कर दे, जो आपकी लैंग्वेज में कहते हैं। कह रहा कई सारी किताबें लिखी गई हैं मिडीवियल पास्ट में तो, बट मेरी ही बुक क्यों सक्सेसफुल हुई? मिस्ट्री है, आप भी मान लीजिए। हो सकता है कि मेरी बुक करेक्ट टाइम पे पब्लिश हुई हो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने नेम ऑफ द रोज ये नॉवल 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती, शायद इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। आप भी कहते हैं, मैं शायद यही मानता हूं, इट इज मिस्टीरियस। एंड ऑन दिस नोट द चैप्टर कम्स टू एन एंड, दैट इज एन इंटरव्यू। आई होप you've enjoyed learning this chapter. You will gain lot of knowledge about this chapter. So please subscribe my channel, share it, and please press the bell icon. Do tell others as well. Bye for now. God bless you all. Take care and happy day.